बात नहीं, आपको बहुत आनंद आएगा, केवल आप बने रहिए लास्ट तक। आज हम लोग वर्क को शुरू करे हैं अभी, तो चलिए, और कोई समस्या की नहीं कहा है मित्र का तो जल्दी से बोल दीजिए। क्लास अब हम लोग शुरू करें, चलिए ध्यान दें। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें अब हम लोग क्लास को शुरू करें। बीपीएससी का क्रैश कोर्स चलेगा तो बात की बात है, अभी तो रेगुलर कोर्स हम लोग का बीपीएससी का चल रहा है। क्रैश कोर्स अगर समय रहेगा तो चलेगा, नहीं समय रहेगा तो नहीं भी चल सकता है, वो तो बात की बात है। चलिए, तो अभी हम लोग, वेरी गुड। चलिए, कई बच्चे देखिए, संदीप जी और तमाम जो है वो लोग शेयर भी कर दिए और तमाम चीज कर दिए। चलिए, आज पूरे बिल्कुल गर्दा उड़ेगा, आज लगेगा कि क्लास बहुत मजेदार हुआ है, और इसके बाद हम लोग पूरे का पूरे इस चीज को क्लियर करेंगे। चलिए ध्यान दें, पिंकी जी है, सोशियोलॉजी से बीए किए हैं और बीपीएससी करना है, वेरी गुड। कोई विषय से आप जो है बीए किए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जिस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट है उसको ऑप्शनल में रखना है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है वो आपको रखना है। प्रीलिम्स में सभी जो भी हमारे बैचलर डिग्री बच्चे प्राप्त किए हैं वो सब एक जैसे क्वेश्चन सबका रहता है। मेंस में एक ऑप्शनल पेपर आपको अलग से चुनना होगा। चलिए ध्यान दें, बिहार स्पेशल होगा कल, बिहार स्पेशल तो ऐप पे चल रहा है, एक दिन इंटरनेट में सोमवार कल हुआ था, फिर आगे कल होगा, आज नहीं है बिहार स्पेशल। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग बिना विलंब किए क्लास को हम शुरू करें, और आप लोग का एक एक अंगूठा आ जाए तो हम समझेंगे कि समर्थन आपका मिल गया है। चलिए ध्यान दें, पर्वत पठार में क्या अंतर है देखिए, पूछ रहे हैं तो आपको हाइट के अनुसार से बताई ही थे, किसको मैदान कहते, किसको पर्वत कहते, किसको पठार कहते। उस वीडियो को देखिए, उसमें सब चीज शुरू में ही सब चीज समझाया हुआ है। तो चलिए, अब इसमें आनंद जी देखिए, भागलपुर में भी विद्या एजुकेशन का ब्रांच होना चाहिए। आप आनंद जी है तो बिल्कुल आनंददायक बात यहाँ होगा ही, और आप हैं तो भागलपुर में हम हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आज भागलपुर और तमाम जगह हम लोग पूरे डिटेल करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग एक एक अंगूठा जरा दे दीजिए और क्लास शुरू कर दें। ऐप पर पीडीएफ नहीं कर रहे हैं तो चलिए, आपको नंबर टेक्निकल हम दिए थे, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेंगे, वो लिंक बता देगा कैसे आपको देखना है। चलिए, आपकी इजाजत हमने मान लिया। अब आप लोग एकदम कमेंट सेक्शन पर कम ध्यान दीजिए, और आज गंगा रिवर अगर बहुत एनर्जी के साथ पूरा ध्यान देंगे तब लगेगा कि गंगा नदी आज एकदम हम लोग के लिए सही हो गया, और पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका ठीक हो जाएगा। फिर गंगा रिवर खत्म करने के बाद तब सिंधु नदी तंत्र चलेगा, तब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र चलेगा, तब प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र चलेगा, और उसके बाद एक टेस्ट होगा। टेस्ट में आपको फिर खूब मजा आएगा। अगर ऑनलाइन जो टेस्ट हम लेंगे, ये ऑनलाइन टेस्ट सभी बच्चे घर बैठे दोगे, समय अगर कम रखेंगे, अगर आंसर बाद में डिस्क्लोज होगा, और जो बच्चे फर्स्ट आओगे 1 to 10 को विद्या एजुकेशन की तरफ से प्राइज भी दिया जाएगा। अगर प्राइज है, प्राइज और देखना है कितने बच्चे प्राइज ले पाते हैं। चलिए, तो अब एकदम पूरे देखिए, रवि जी एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अच्छी बात है। पूरे फुल कॉन्फिडेंस में परीक्षा हॉल में बैठना है कि हमसे ज्यादा कौन, और हमसे नहीं बना तो किससे बनेगा। इतना सोच के आप एक बार बैठ जाइए, मजा आ जाएगा। फिर क्लास लगेगा कि चलिए, पढ़ना मेरा सार्थक हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दें, ये विकास जी का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए, कई बच्चे एकदम एक्टिव हैं, पूछना चाह रहे हैं। विकास जी का प्रश्न है, सासाराम से है। मेरा सवाल हमेशा कंफ्यूज करता है कि नदी के दाएं बाएं का निर्धारण किस छोर से निर्धारित करते हैं, इसमें क्या परेशानी है, क्या परेशानी है। ये तो बहुत आसान बात आपने पूछा। नदी के दाएं और बाएं की बात जब आपको चल रही है तो कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी बात आपको करनी है, बस दाया बाया का कंसेप्ट जीवन में कभी गलती नहीं होगा। आप देखिए, नदी प्रवाहित किधर हो रही है, नदी इधर प्रवाहित हो रही है, तो आप इधर जिधर प्रवाह है इधर अपना सिर करके, पैर इधर करके सूत जाइए, और दोनों पैर फैला दीजिए। ऊपर वाला देख लीजिए बाया है तो बाया, नीचे वाला दाया है तो दाया। अगर नदी ऐसे प्रवाहित हो रही, उसके प्रवाह का दिशा देखिए, जल किधर प्रवाहित हो रहा है उसको देखिए, और नदी का जल अगर इधर से इधर प्रवाहित है तो अपना मुंडी इधर, पैर इधर करके सूत जाइए, आप पैर फैला लीजिए, देख लीजिए दाया किधर है, बाया किधर है। दुख खत्म हो गया, दाया बाया में क्या कंफ्यूजन। चलिए, अब हम लोग इस कंसेप्ट को आगे की ओर बढ़ाते हैं। उम्मीद है दाया बाया आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अभी कई क्वेश्चन चलेंगे, थोड़ा बहुत भी आपको दुख है, दिक्कत है, सब निदान हो जाएगा, घबराएंगे नहीं। तो चलिए, अब हम लोग आज गंगा नदी तंत्र को पूरा ठीक ठाक करते हैं, एकदम जीरो लेवल से चलते हैं। सबसे पहले आज चलते हैं गंगा नदी उत्तराखंड में। हम ये मान के चलते हैं कि पिछला बेसिक वीडियो आपने किया है, इसलिए इसको थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, और फिर इसको तेजी में हम लोग निकालते चले जाएं। तो सभी लोग अब हमारे साथ एकदम ध्यान दीजिए, और उत्तराखंड में हम लोग गंगा रिवर को पहले समझेंगे, फिर उत्तर प्रदेश में समझेंगे, तब बिहार में समझेंगे, और बिहार के बाद तब हल्का झारखंड कहां टच करता है, और तब बंगाल में समझेंगे। उसके पहले हम एक क्वेश्चन से चेक करना चाहते हैं कि आप लोग का कंसेप्ट लेवल कितना अच्छा है। आपको एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कभी कभी सेटर जोड़ देता है। देखो, इतिहास उन बच्चों का बहुत बेहतर हो जाएगा जिनके भूगोल अच्छे। कई बच्चे हमें कहते हैं कि सर इतिहास हमें क्लियर नहीं होता है, तो घबराने की बात ही नहीं। भूगोल ठीक है तो हिस्ट्री अपने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप सभी चीज का बेसिक जान रहे हो, तो इसमें आपको बहुत समस्या नहीं होगी। अब इसमें थोड़ी सी बात आप ध्यान से सुने। आप इतिहास में अभी हम इधर से इधर चल रहे हैं, ये मान के मत चलना कि अगर तुम ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो जो चीज हम बोल रहे हैं वही चीज आएगी। वो चीज को वो लड़के करते हैं जिनको केवल रटना मात्र रहता है। हम आपको जो समझा रहे हैं उससे आपके दिमाग में जो बौद्धिक परिवर्तन हो रहा है, जिन स्थितियों को आपका दिमाग प्राप्त कर रहा है, उससे प्रश्न को बनाना होगा। और हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, कभी इतिहास पढ़ाएंगे, उसको दोनों को जोड़ करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और इसीलिए अब आप लोग यहाँ पे एक बात सुने, हम अभी आपका एक प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, तब धीरे धीरे क्वेश्चन चलेंगे। आप सभी लोग इतिहास में जितने बच्चे पढ़ रहे हो, इस सभी लड़के एक नाम सुने होंगे, 23 जून 1757 पलासी का युद्ध।
ये पलासी के युद्ध की बात सभी लड़के को मालूम है। 23 जून 1757। आपको हिंट्स भी दे दे, पलासी जो है ये बंगाल में स्थित है और हम लोग बंगाल के नवाब वर्सेस अंग्रेज की लड़ाई थी, ये तो हिस्ट्री में समझेंगे। हम लोग को इतिहास से भूगोल कैसे आता है इस चीज को हम समझा रहे हैं और धीरे धीरे अभी तो टेस्ट ले रहे हैं, फिर पूरे समझाने के बाद हम देखेंगे आप कितना अच्छा करते हो। आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि पलासी, अब पलासी के युद्ध में लिखेगा पलासी गांव किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न अभी तक नहीं आया है लेकिन मुझे ताजा प्रश्न में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं उन बच्चों से एकदम खुश होता हूं जो लोग बहुत बढ़िया समझते हो। राकेश जी लिख रहे हैं वेस्ट बंगाल, हमें वेस्ट बंगाल से नहीं मतलब है, आपको चॉइस देंगे नदी। पलासी गांव किस नदी के किनारे स्थित है? चॉइस ए आपको है अलकनंदा, अलकनंदा। चॉइस बी आपको है भागीरथी, भागीरथी। चॉइस सी आपको दिया हुआ है कोसी, कोसी। और चॉइस डी आपको दिया हुआ है दामोदर, दामोदर रिवर आपको दिया हुआ है। पलासी गांव किस नदी के किनारे स्थित है? कई लड़के हुगली और गंगा कर रहे हो, हमारे चॉइस में हुगली गंगा है ही नहीं, है ही नहीं। इस चॉइस को देख करके आप आंसर करो तो समझे कि आपका प्रीवियस नॉलेज कितना बढ़िया है और कितना बढ़िया से समझ रहा है। रवि जी भागीरथी बोल रहे हैं तो आप देखिए, रवि जी भागीरथी नदी कर रहे हैं तो आप अभी ठीक से समझिएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भागीरथी, कुछ बच्चे और बोल रहे हैं अरे वाह, जबकि भागीरथी नदी हमने पिछले क्लास में बताया था भागीरथी और उत्तराखंड में है, अलकनंदा उत्तराखंड में है। और हमने अभी बताया कि पलासी गांव जो देख रहे हो ये बंगाल में है, ये बंगाल की बात चल रही है। आप फिर से आंसर सुधारना चाहते हो तो सुधार लो और फिर से आंसर सोच के बताओ। आंसर सब बच्चे का आना चाहिए, कम से कम 1000 बच्चे चैट में एकदम निरंतर रहो, इतना लगना चाहिए कि 1000 हमारे एकदम एक्टिव। शेर बहादुर यहाँ पर पढ़ता है और लगता है कि हाँ कमाल करके रख दिया है, वाह। अब नजर आ रहा है तुम्हारा स्पीड कि एकदम जबरदस्त है। ये स्पीड रहना चाहिए कि पलक झपकते गायब हो जाए तुम्हारा उत्तर, तो इसका मतलब तुम बहुत बढ़िया क्लास से जुड़ गए हो और बढ़िया कर रहे हो, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इसको सीखते हैं। अब ये तो था प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की बात, अब हमें बहुत मजा आएगा पढ़ाने में क्योंकि आप इसी चीज को अब समझोगे तो वहां पे बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपका है। यहाँ पे सही आंसर हमारे कई मित्र बोले थे, सही आंसर भागीरथी है, भागीरथी है। और कई बच्चे कंफ्यूज होगा, भागीरथी तो हो नहीं सकता, हो गया, हो गया, हो नहीं सकता नहीं, हो गया। अब कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये भागीरथी बंगाल में कैसे आ गया, यही अभी क्लास में सीखना है। तो चलिए, हमने देख लिया मैक्सिमम बच्चे आपने डी लगाया था और जिन्होंने डी लगाया, सी लगाया, ए लगाया, लड्डू नंबर आया, भागीरथी लगाए फुल अंक आया। अब भागीरथी कैसे हो गया ये अभी हम समझाएंगे। और जो बच्चे अब हमारे साथ एकदम ध्यान दोगे, पूरा का पूरा समझोगे, तब लगेगा कि हाँ सर क्लास का कंसेप्ट बड़ा जबरदस्त रहा। तो चलिए अब एकदम कलम बंद और आपके चैट सेक्शन बंद और पूरा का पूरा आपका ध्यान हमारे साथ बोर्ड पर। लास्ट में इस क्वेश्चन का विश्लेषण होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की समस्या आएगी। ये तो मैं जान के अभी पूछ लिया इसलिए ताकि पूछने के बाद जो आपसे गलती होता है वो परमानेंट दिमाग में आपका चला जाता है। कई बच्चे गंगा लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़े हो, सब अभी छोड़ दो, सब छोड़ दो, अभी सिर्फ हमारे साथ समझो। ये समझोगे तो फिर कहोगे कि हाँ एकदम ठीक होगी। तो चलिए हम लोग अभी एकदम ऊपर लेवल से ही चले। सबसे पहले गंगा को उत्तराखंड से हम लोग निकालते हैं। चलिए जरा आप अपने एकदम जो भी चैट है उसको विराम दे दीजिए। जो बच्चों को दिक्कत है, वेरी गुड, बंगाल में भागीरथी कहते हैं, क्यों कहते हैं, कहां पे हमारा क्या है, हम लोग उसी कहानी को बढ़ाने जा रहे हैं। और इसमें जो लोग का ध्यान यहाँ पर जबरदस्त रूप से रहेगा वो लोग एकदम समझ जाओ। इसमें हम लोग जरा ध्यान दे, चैट एकदम बंद कर दीजिए और हमारा ध्यान अब पूरे का पूरे रहना चाहिए आप लोगों के साथ। कितना बढ़िया आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए उत्तराखंड से हम लोग शुरू करें। तो अब हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड की बात पिछले क्लास में भी आपको किए थे कि उत्तराखंड में मुख्य रूप से 4 ग्लेशियर की बात होती है। धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, सुनते जाएगा। उत्तराखंड में 4 ग्लेशियर की बात होती है जिसमें ये 3 ग्लेशियर जो आप देख रहे हो ये उत्तराखंड के एक ही जिले में है जिसको उत्तरकाशी जिला कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इतना स्पेशली करके आ जाता है कि जिसमें बच्चे पूरा पढ़े रहते हैं, उन्हें मालूम होता है कि गंगा हमारे गोमुख से निकलती है, लेकिन उनको परेशान करने के लिए पूछ देता है कि गंगा उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है, ऐसा क्वेश्चन करके दे देता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है और उत्तरकाशी जिले में 3 बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। एक ग्लेशियर हमारा थोड़ा सा उत्तराखंड में ही है लेकिन यह उत्तराखंड के बंदरपूछ में है, ये बंदरपूछ में है। और बंदरपूछ में जो ग्लेशियर है इस ग्लेशियर को यमुनोत्री कहते हैं। और बाकी आपको हमने समझाया था, जो बीच में यहाँ सेकंड नंबर देख रहे हो इसी ग्लेशियर को गंगोत्री कहते हैं। इसके बाद जो ग्लेशियर है इसको सतोपंथ कहते हैं और इसके बाद जो ग्लेशियर है इसको मिलान ग्लेशियर कहते हैं। तो देखिए सभी बच्चे, साउंड का प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, साउंड तो सही जा रहा होगा। चलिए तो अभी ध्यान दीजिए, जितने भी प्रश्न है लंबाई के अनुसार 5 राज्य खुद आप कर लोगे। आप केवल हमारे साथ अभी समझिए, कई प्रश्न हम खुद करेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो जरूरत ही नहीं था, हम रटते थे। अब आप समझ करके सब चीज करो, अपने आप सब चीज सजाना शुरू कर दो। तो इसके लिए आप केवल हमारे साथ अभी बढ़िया से बनिए। फिर मैंने आपको वादा किया है कि गंगा रिवर से कभी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके लिए ठीक से मेरे साथ केवल ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। उत्तरकाशी जिले में 3 ग्लेशियर गंगोत्री, शतोपंथ और मिलान और एक बंदरपूछ में स्थित है यमुनोत्री। ये चारों बात जो चल रहा है ये सब उत्तराखंड की बात चल रही है।
इसके बाद हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद के स्टेप को जरा सुनेंगे। गंगोत्री से एक रिवर निकली थी और इस रिवर का नाम आप सभी को समझाए थे कि गंगोत्री से जो रिवर निकली है, इस रिवर को हम लोग इधर जब तक गोमुख नहीं आता है तब तक दूसरे नाम से जानते हैं। गोमुख के बाद तब इसी रिवर का नाम हम लोग देखते हैं भागीरथी हो जाता है। और एक राजा थे भगीरथ, और भगीरथ के बारे में ही कहानी है कि भगीरथ राजा ने ही तपस्या के द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाया। अब भगीरथ लाया कि नहीं लाया वो कहानियों के फेर में मैं नहीं रहूं, सिर्फ आपको हमने बता दिया कि एक राजा के नाम से इसका नाम भागीरथी नदी है। आप कभी भी गंगा की ओर जाओगे तो यहीं तक तुम जा पाओगे, भागीरथी तक ही जा पाओगे, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर ये नदी है जानवी, और जानवी रिवर तक कोई नहीं जाता। आप अगर जाओगे भी कि गंगा कहां से शुरू है, हम वहां पे जाए, तो आप यही भागीरथी नदी तक आ जाओगे, भागीरथी में स्नान करोगे, और इसीलिए गंगा गोमुख से निकलती है। ये ज्यादा अच्छा सही आंसर है, गंगोत्री नहीं बोलना। फिर आपको हमने समझाया था, उस बात को याद कीजिए। आप सभी को याद है भागीरथी नदी में एक रिवर आके मिल जाती है, इस नदी को हम लोग भीलांगना रिवर कहते हैं। और भीलांगना नदी जो देख रहे हैं ये भागीरथी के साथ गोविंद प्रयाग में मिलती है। और आपको समझाए थे, कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन आएगा गोविंद प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, तो आपको ध्यान रखना है कि गोविंद प्रयाग में भागीरथी और भीलांगना रिवर का संगम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाए थे कि गोविंद प्रयाग में ही गंगा नदी पर एक बांध बांधा गया है, जिस बांध को टिहरी बांध कहते हैं। और यह बांध विश्व के 5वां सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह विश्व के 5वां सबसे ऊंचा बांध, आंकड़ा नंबर 2nd पोजीशन पे। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते जाएं तो हम लोग टिहरी बांध गोविंद प्रयाग देख लिए। अब इस नदी को भागीरथी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये भागीरथी ज्यों का त्यों कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ बंदर पूंछ से एक यमुनोत्री से रिवर निकलती है, यह यमुना नदी है और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्योंकि यह बहुत आगे तक जाएगी। अभी हम केवल निकाल लिए हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरी बात, अब सभी बच्चे को याद होगा, इस कंसेप्ट को हम आगे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं सतोपंथ और फिर देख रहे हैं मिलाम, ये दोनों ग्लेशियर की बात करें तो सभी बच्चे को याद है सतोपंथ से एक नदी निकलती है और मिलाम से एक नदी निकलती है। ये दोनों एक जगह मिलती है और नाम सभी को हम बताए थे कि बताओ मिलाम से जो निकलती है इसको हम धौली गंगा के नाम से जानते हैं। ये धौली गंगा है। और जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि ये सतोपंथ से जो निकलती है उसको कौन गंगा कहते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम सही आंसर करेंगे। जल्दी से जल्दी आंसर सही कीजिए कि सतोपंथ से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए आंसर आ रहा है और उम्मीद है कि सब लोग का सही आंसर आएगा। इस नदी का नाम आपको बताए थे विष्णु गंगा था और इसी में आपको समझाए थे विष्णु गंगा और धौली गंगा जहां पे मिलती है इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और फिर सभी बच्चे को याद है कि विष्णु प्रयाग में जैसे ही दोनों मिल जाती है तो इस नदी को हम लोग अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, अलकनंदा रिवर का मतलब विष्णु गंगा और धौली गंगा, इन दोनों का जो संगम आप देख रहे हो ये हमारा अलकनंदा है। और इसी में आपको समझाए थे, याद करते चलिए, अलकनंदा नदी के किनारे ही बद्रीनाथ था। ये बद्रीनाथ इसी के किनारे स्थित है और चूंकि बद्रीनाथ विष्णु प्रयाग के ही बगल में है इसीलिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि अलकनंदा का उद्गम बद्रीनाथ से हुआ है। ये भी सही। तो आपको ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। तब आप सभी को याद होगा यहाँ पे एक रिवर लाए थे और इस रिवर का नाम हम लोग देखे थे, इधर से एक रिवर आई थी, इसका नाम पिंडार रिवर था। और सबको याद है पिंडार के किनारे ही कर्ण को जो आप देखे थे, जो सुरक्षा कुंडल कवच प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस प्रयाग को हम लोग कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। एक कर्ण प्रयाग था। इसी में आपको याद है इधर से एक नदी आई थी और ये नदी यहाँ पर मिली थी। ये नदी का नाम था मंदाकिनी रिवर और मंदाकिनी नदी जहां पे आके मिली थी इसी को हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और तब देखे थे भगीरथी और अलकनंदा ये दोनों जहां एक साथ हो गई इसको देवप्रयाग के नाम से जानते हैं और देवप्रयाग के बाद इसी नदी को गंगा कहते हैं। इसमें आप सभी को याद होगा एक और प्रयाग की बात किए थे, ये नदी नंद की नदी था और यहाँ पे नंद प्रयाग की बात पिछले क्लास में हुए थे। अब तेजी में सभी लोग ध्यान देंगे। आज उत्तराखंड पूरे स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। इसमें थोड़ा सा केवल हम चाहेंगे आप 2 मिनट ध्यान दे दो। यहां तक सब पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ पर ही है, ऊंचाई से ही गंगा गिर रही है। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा हल्का ऊंचाई पे आते हैं, इसी का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश भी ऊंचाई का ही पार्ट है और इसके बाद ऋषिकेश में हो गया। और ध्यान देंगे ऋषिकेश से जब गंगा आगे बढ़ती है तो यहीं पे एक जगह आता है और इस जगह का नाम है हरिद्वार। और हरिद्वार में इंपॉर्टेंट है गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पहाड़ यहाँ खत्म हो गया और गंगा मैदान में आ गई और हरिद्वार के बाद यहाँ से उत्तराखंड खत्म हो जाता है। सुनते जाओगे, आज बड़ा लंबा सफर चलना है। जो लड़के एकदम ध्यान देंगे, बीच में कुछ नहीं लिखिए, बहुत लंबा सफर है। आप एक बार हमारे साथ एकदम ध्यान देते जाओगे तब गंगा में जो भी प्रश्न रहेगा आप कहोगे कि हाँ सर बहुत अच्छा हमारा ये कंसेप्ट होगा। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए खूब बढ़िया से हमारे साथ समझिए।
हरिद्वार में मुख्य रूप से 3-4 चीज आपको पूछा जाएगा। उत्तराखंड में हरिद्वार में पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि गंगा मैदानी भाग में कहां प्रवेश करती है, तो आंसर हरिद्वार होगा क्योंकि इसके पहले पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पे है जिसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि गंगा नाम कहां पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, गंगा नाम कहां पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियां मिलती है और उस नदियों के संगम को हम लोग गंगा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, इसके ज्वाइंट को, इसके संगम को तब यहाँ के बाद यहाँ गंगा कहते, और ये जो संगम स्थल है ये देवप्रयाग। अब हम लोग यहाँ पर देख लिए, बद्रीनाथ आपको हमने बता दिया अलकनंदा नदी के किनारे है और केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है। कभी कभी केदारनाथ भी आपसे पूछना है। अब यहां के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब गंगा यहां के बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है। मैदानी भाग में हरिद्वार में आ गई, अब गंगा पूरे मैदान में ही चलेगी। और यहां पे अब ध्यान से सुनेंगे तो आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। गंगा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, इस जगह का नाम है बिजनौर। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आएगा जो यूपी स्पेशल के बच्चे, देखो जो बच्चे उत्तराखंड स्पेशल के हो यहां से ही कई क्वेश्चन ऊपर है, जो बच्चे यूपी स्पेशल दोगे यूपी से यहां से निश्चित क्वेश्चन रहेंगे, जो बच्चे बीपीएससी भरोगे बिहार वाला से निश्चित क्वेश्चन रहेगा, जो बच्चे वेस्ट बंगाल का पीसीएस दोगे बंगाल वाला से क्वेश्चन रहेगा, और हम अभी पूरे का पूरे मिला के चल रहे हैं, इंडिया लेवल का क्वेश्चन दोगे तो कहीं से रहेगा। और इसीलिए सब लोग को एकदम यहां पर ध्यान देना। अब सब लोग एकदम कलम रख दीजिए और पूरे का पूरे एकदम दिमाग में सेट कर दो। विकास जी हमारी बात देखिए कर दी है कि 2500 लाइक कर दो, वीडियो यूट्यूब पर रहेगा। चलिए आपकी बात हम मान लिए, चलिए अभी लेकिन पढ़िए, हम अंतिम में 5 क्वेश्चन आज पूछेंगे, 5 बता दिए तब रह जाएगा, मैक्सिमम बच्चे का सही होना चाहिए। हम देख लेंगे, सब पढ़ा के पूछेंगे और तब देखेंगे कितना बढ़िया सही हो रहा है। चलिए संतोष जी परेशान नहीं होना है, एकदम पहले अभी ध्यान दीजिए, अभी आप एकदम समय पर है, कोई लेट नहीं, यहां से ठीक से समझिए, उत्तर प्रदेश की बात एकदम ठीक कर दें। तो हम लोग जरा देखें यूपी में गंगा कहां प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान रखना है बिजनौर में प्रवेश करती है। जब बिजनौर से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, बिजनौर से आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहीं पर फर्रुखाबाद आएगा। अब एक एक करके बढ़ते जाएंगे, बिजनौर, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एक जगह आएगा, इसी जगह का नाम है कन्नौज। अभी हम समझाएंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। कन्नौज सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आएगा, मध्यकाल में पाटलिपुत्र का स्थान किसने लिया, आपको क्वेश्चन आएगा तो कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज से जब आगे बढ़ेंगे तब इंपॉर्टेंट जगह होगा, इसी का नाम होगा कानपुर। कन्नौज से जब बढ़ जाओगे तो इसी का नाम होगा कानपुर, और कानपुर से जब आगे बढ़ोगे तब हम लोग पहुंच जाएंगे प्रयागराज। यही इलाहाबाद में पहुंच गए, यमुना रिवर वहां से चलते 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 यहां पे पहुंचेगी। ध्यान दीजिए, कई मित्र आपके यूपी से हैं, यूपी स्पेशल के लिए भी काफी लाभप्रद होगा, पूरे बढ़िया से सुनिए। यूपी में कहां इनकी, कहां से निकली, कहां कौन आया, ये सब चीज हम लोग एकदम समझते चलेंगे। और इसमें 2 in 1 हम कर रहे हैं, नदी के किनारे कौन है ये भी आपको समझ में आते चला जाए। तो चलिए बहुत बढ़िया, कानपुर, कानपुर के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े तो प्रयागराज मिल गया। और प्रयागराज से भी आगे अगर बढ़ते हैं, प्रयागराज से भी आगे बढ़ते हैं तो अब धीरे धीरे बनारस के क्षेत्र में हम लोग पहुंच जाएंगे, और बनारस के बाद यूपी का हिस्सा खत्म, धीरे धीरे हम लोग बिहार के हिस्से में इन करेंगे। तो पहले तो हम पूरे आपको प्रयास कर रहे हैं यूपी सेक्टर एकदम आपका क्लियर कर दें। यहाँ प्रयागराज के बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट जगह आएगा, शेरशाह सूरी भी यहीं जाके मरा था। इस किले का नाम आप लोग सुने होंगे, यूपी का एक इंपॉर्टेंट किला है चुनार का किला। देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री में भी आपका एक काम आ जाए, चुनार नाम भी सब लोग सुने हो। तो चुनार का जब किला की बात होगी तो आपको समझना है कि सर समझ गए ये भी वहीं पर है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां से आ जाएगा बनारस, ये वाराणसी आ गया, और वाराणसी के बाद हम लोग तब चलेंगे, वाराणसी के बाद इसके बाद हम लोग चले तो अब धीरे धीरे हम बिहार की ओर इन करते चले जाएंगे। तो अब एक इंपॉर्टेंट जगह हम लोग का आ जाएगा गाजीपुर, चौसा, फिर हम लोग बलिया, ये इंपॉर्टेंट जगह पे हम लोग पहुंच जाएंगे। गाजीपुर है, चौसा है, ये बलिया का सेक्टर है, यहाँ पे हम लोग अब यूपी काम खत्म है। बलिया के बाद बक्सर से बिहार में एंट्री, यानी अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज ध्यान रखना होगा। पहला एक इंपॉर्टेंट चीज समझाएंगे, इसी चौसा के पास एक नदी आकर के मिलती है और सभी बच्चे को इस नदी का नाम मालूम है, इसी नदी को कर्मनासा नदी कहते हैं। ये नदी का नाम है कर्मनासा, और कर्मनासा नदी बिहार और यूपी के बीच बॉर्डर का निर्माण करती है। देखो कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण कौन सा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम कहें कि बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्धारण तो कहोगे कर्मनासा नदी। नाम ही नदी का है कर्मनासा, इसका कहना ही है कि हम में नहाओगे तो कर्म का नाश हो जाएगा, कर्म का नाश हो जाएगा। कहने का सेंस है, पुराने कहावतों के कहानियों के अनुसार से एक व्यक्ति का नाम आप सुने होंगे त्रिशंकु, और त्रिशंकु जब लटक गया तो कहा गया कि उसके लार से इस नदी का निर्माण हुआ है, इसलिए इसमें लोग नहाते नहीं, स्नान नहीं करते। मिर्जापुर भी इसी में आएगा। तो हम लोग देख लिए मिर्जापुर का सेक्टर यहाँ पे हो गया, बनारस के पास ही है मिर्जापुर, चौसा, गाजीपुर, बनारस, चुनार, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बिजनौर। ये चीज जो तुम देख रहे हो बिजनौर से लेकर के यहाँ तक बलिया तक, ये उत्तर प्रदेश का सेक्टर है, ये यूपी है। और यूपी में जो जो नदियां आ रही है हम उन सभी को थोड़ा सा आपके पास करेंगे, अंतिम में पूरे गंगा एक साथ प्रवाहित करेंगे, तब कहोगे कि हाँ सर एकदम मजा आ गया।
अभी सभी बच्चे का एक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। यहाँ पर दो तीन चीज सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे आप अभी भी पढ़े हो कि जल्दी बताओ, प्रयागराज में एक नदी आके मिली और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसी रिवर का नाम है यमुना नदी। ये यमुना भी सबका क्लियर। अब जल्दी जल्दी दो तीन चीज आपको बताना है। बनारस के पास गंगा में एक नदी आके मिलेगी, ये कौन सी रिवर है? जल्दी से आप आंसर दीजिए, हम देखें कितने बच्चे सही कर पा रहे हो। ध्यान दीजिए, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। बनारस के पास गंगा में कौन सी नदी आके मिलती है? बहुत बढ़िया, देखिए देख पा रहे हैं कई लोग आंसर दे रहे हैं। बनारस के पास गंगा में कौन सी नदी आके मिलती है? जल्दी से सही आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यमुना कर रहे हो, बनारस के पास यमुना मिलाओगे। तो चलिए अभी हम करते हैं, बनारस के पास एक नदी आके इससे मिलती है और इसी नदी का नाम है गोमती रिवर। और आप जानते हो प्रयागराज से ठीक ऊपर यहीं पे गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। ध्यान देते जाए, आपको पूरे गंगा के सिस्टम को एकदम एक बार समझना है और धीरे धीरे ये स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। गोमती नदी गंगा में बनारस के पास आके मिलती है। बहुत बढ़िया, देखिए जबरदस्त सब लोग सही कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, जियो से बहुत अच्छी बात है। और गोमती के पास ही आप अगर नक्शा में देखोगे तो प्रयागराज से ऊपर थोड़ा सा दाएं जाओगे, इसके ऊपर थोड़ा सा दाएं जाओगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी तुम्हें लखनऊ मिल जाएगा और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि जल्दी सोच के बताओ, कन्नौज में कौन सी नदी गंगा में आके मिलती है? कन्नौज में कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो गंगा का यूपी में इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम देख पा रहे हैं सबका। कन्नौज में जल्दी बता दीजिए कौन सी नदी आपको मिलती है। वेरी गुड, देखिए बहुत अच्छी बात है, आपको ध्यान में रखना है। कन्नौज में रामगंगा रिवर है जो गंगा में आके मिलती है। अब इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्टेप एकदम सब ठीक से एकदम बनाइए, तब आपका कंसेप्ट यहाँ पे एकदम सही सही आ जाएगा। अब यहाँ से ठीक से एक बार उत्तर प्रदेश को सुना जाए। देखिए जी बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया से आप लोग एकदम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया बना रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही लास्ट होगा तब पूरे बोर्ड पर गंगा एक बार फिर से जब दिखाएंगे तो लगेगा कि सर अब इसका कंसेप्ट हमारे पास बहुत सुंदर बन गया है। तो चलिए एक बार बढ़िया से हम लोग सुने। उत्तर प्रदेश में बिजनौर में गंगा की एंट्री हुई। फिर से बात सुनना, उत्तर प्रदेश में बिजनौर में गंगा की एंट्री हुई और फिर बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज से दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों आपका करेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन काल में गंगा नदी के किनारे ही स्थित पाटलिपुत्र पूरे भारत का केंद्र बिंदु रहा। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो, चाहे वो मौर्य वंश हो, मौर्योत्तर में भी उसके पहले हम लोग देखे हर्यक में ही लगभग शुरू हो गया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो हर्यक वंश में ही उज्जैन पाटलिपुत्र अपनी राजधानी लेके चला आया था। तो हर्यक वंशों शिशुनाग में भले ही आप शिशुनाग जानते हो वैशाली राजधानी किया, लेकिन फिर उसी का बेटा उसी के देखेंगे वंश ने कालासो राजधानी फिर पटना ले आया। तो प्राचीन काल में जो मेन कैपिटल था वो कैपिटल आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र था, बिहार था। लेकिन मध्यकाल जब तुम्हें पढ़ाएंगे, जब त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ाएंगे और त्रिपक्षीय संघर्ष में आप पढ़ोगे पाल, प्रतिहार और राजपूत, ये मध्यकाल में सबसे मेन सेंटर जो आएगा वो मेन सेंटर कन्नौज होगा। और इसीलिए यहाँ हिस्ट्री से रिलेटेड दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आते हैं आपको, जिसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसको सब लोग सुनोगे याद हो जाएगा कि बताओ कन्नौज, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन आपको आएंगे कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का स्थान किसने लिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र का स्थान किसने लिया? तो आपको कहना है, समझ गए, मध्यकाल में पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने लिया। और कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे है और कन्नौज के पास ही रामगंगा आके मिलती है। इससे आगे चले तो कानपुर आगे। कभी कभी अब में बहुत आसान क्वेश्चन कि कानपुर किस नदी के किनारे है, तो हम लोग पूरे जो भी पढ़ रहे हैं सब गंगा के किनारे। इसमें आपको पूछा जाएगा पाल, प्रतिहार और राजपूत में त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र के लिए हुआ, तो फिर आंसर कन्नौज ही होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से। अब इंपॉर्टेंट बात, इसके आगे चले तो प्रयागराज, यहीं पे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीन नदियों का संगम है और इसीलिए ये प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, ये इसको हम लोग तीर्थराज प्रयाग करते हैं। देखिए जैसे उधर हम लोग देखे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, इसको तीर्थराज प्रयाग करते हैं। और आपको दिमाग में सेट करना है, तीर्थराज प्रयाग की जब बात होगी तो समझना कि वो हम समझ गए इलाहाबाद की बात चल रही। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान से यहाँ पे बैठाएंगे, तब आगे बढ़े चुनार। आपको हमने बताया कि चुनार का किला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो बनारस भी गंगा के किनारे है, इसको मुक्ति धाम बोला जाता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर बनारस में मरता है तो डायरेक्ट स्वर्ग है, सीधा है, ये हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये मुक्ति धाम बोला जाता है। आप हरिश्चंद्र की कहानी जो सुने हो वो फिर यही काशी, यही बनारस के लिए बना। तो हम लोग जरा देखें सरस्वती किधर है, तो सरस्वती को ही हम लोग पढ़े हैं, घग्गर नदी कहते हैं। कब? जब एकदम प्राचीन हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड पढ़े थे तब। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी था, लेकिन चूंकि बहुत प्राचीनतम काल है, उसके बाद धीरे धीरे अरावली का पेज जब बना, मरुस्थल जब थार रेगिस्तान डेवलप किया, तो जो सरस्वती नदी है उसके पानी अब मुख्य धारा में ना होकर जमीन के अंदर अंदर मिलते हैं, अंदर अंदर मिल गए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें आपको दिमाग में सेट रखना है, सरस्वती बाहर से दिखाई नहीं देती, वो सरस्वती अंतरस्थलीय नदी है, स्थल के अंदर प्रवाहित होने वाली नदी है और स्थल के अंदर भी नदी हो सकती है। आप कहीं भी कोई भी बोरिंग करते हो अंदर से पानी आता है, कैसे आया?
वो अंदर में भी बालू है, नदी का कुछ स्थल है, उससे तुम्हारा पहुंच पा रहा है। तो सरस्वती उसी टाइप का आपको दिमाग में सेट रखना है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है गाजीपुर, फिर चौसा की लड़ाई आपने सुना है। हंगाऊ जब पढ़ोगे तो घाघरा नदी यहीं पर आएगा और हम लोग देखेंगे यही चौसा के बाद बलिया के सेक्टर से यूपी का क्षेत्र क्रॉस कर गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जो बच्चे बिहार से हैं, उन लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब आएगा बिहार में गंगा नदी। और बिहार में गंगा नदी की बात जब हम लोग चलेंगे तो पूरा का पूरा स्टेप आपका क्लियर होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए विकास जी कह रहे हैं जैसे लूनी नदी, लूनी, लेकिन लूनी के साथ दिक्कत है, लूनी आगे दिखाई देती है, लास्ट उसका अंतरस्थलीय हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, आप उदाहरण अच्छा दिए, लेकिन लूनी शुरू में दिखाई देता है, अंतिम में वो किसी महासागर से नहीं मिलता, स्थल में ही विलीन हो जाता है। और सरस्वती शुरुआत से ही विलीन है। ये दोनों में मेन बेसिक डिफरेंस है। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनेंगे, बलिया के बाद बिहार में गंगा की एंट्री कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है बिहार में गंगा बक्सर से इन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आएगा। जो बच्चे बिहार से हो उन लोग खूब बढ़िया से सुनना, फिर कई प्रश्न चलेंगे और तब देखें आप कितना बढ़िया इसमें कर पाते हो। तो बिहार में गंगा बक्सर में प्रवेश करता है, ये चीज आपको दिमाग में सेट करना है। बक्सर से जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा तो बक्सर से आगे फिर बढ़ेगा तो आरा, छपरा, ये सभी जगह ये गंगा उसको मिलते चला जाएगा। छपरा से आगे बढ़ेंगे दानापुर, दानापुर से आगे बढ़ेंगे तो पटना, पटना से फिर हम आगे बढ़े तो फतुहा, फतुहा से आगे बढ़े तो इसमें जो मेन पटना का ही जगह है इसको लिख रहा है ताकि नदी को आप समझ पाओ कौन किसकी सहायक नदी रही है। इसमें अब जरा ध्यान से, अभी कोई कमेंट्स में ध्यान से एकदम सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे चल रहा है। और जो लड़के यहाँ पे एकदम ध्यान दोगे, केंद्रित रहोगे, उन लोग को एकदम क्लियर होते चला जाए। तो इसमें हम लोग जरा ध्यान दें, बात सुन लीजिए। फतुहा, फतुहा के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो बाढ़, मोकामा, मुंगेर, ये सब जितना देख रहे हो, मुंगेर के बाद आगे बढ़ोगे भागलपुर, भागलपुर के बाद आगे बढ़ोगे तो यहां से कटिहार, और कटिहार के बाद झारखंड इन कर जाएगा। मुख्य रूप से कटिहार का बहुत छोटा हिस्सा टच करता है। अब गंगा की बात अगर बिहार में हम करें तो बिहार में गंगा बक्सर से लेके भागलपुर तक ही, कटिहार एकदम टच किया है, मेन भागलपुर है, ये भागलपुर तक का जो हिस्सा देख रहे हो ये बिहार में। यानी अब इंपॉर्टेंट बात हम लोग सुनेंगे। अब एक एक चीज यहां पर ध्यान देना, क्योंकि यहां पे गंगा के बारे में जो जो तथ्य हम आपको समझा रहे हैं वहां से आपका बेस बहुत बढ़िया मिल जाएगा। इसमें अब आपको ध्यान रखना है जो जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहे हैं उन सभी चीजों पर। ये जो आरा देख रहे हो ये पूरे सोन का किनारा यहां पर मुख्य रूप से है, और सोन नदी दानापुर के पास गंगा में आके मिल जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये गंगा की दक्षिण सहायक नदी है। गंगा की दक्षिण सहायक नदी यमुना भी है और सोन भी है, बाकी अधिकांश नदियां उत्तर सहायक नदी। और इसीलिए ये चीज सबसे ज्यादा पूछता है। गंगा की दक्षिण सहायक नदी जब भी आपको कहेगा तो ध्यान रखना सोन। इसी में कई बच्चे दाएं बाएं में जो कंफ्यूजन है वो एकदम कंफ्यूजन दूर होगा। इधर गंगा प्रवाहित हो रही है, सो जाओ इधर मुंह करके, तो सोन गंगा की दाएं सहायक नदी। इसके बाद हम लोग जब चले तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं तो अब ऊपर से उत्तर सहायक कई इंपॉर्टेंट नदी है। एक नदी पटना में गंगा के बहुत बड़े स्पैन में आके मिलती है और इसी नदी का नाम है गंडक रिवर। सभी लोग जानते हो इसी गंडक नदी के किनारे यहीं पे वैशाली है, और वैशाली में यही गंडक के किनारे सोन गंडक के पास, यहीं से आपको ध्यान है ये विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है जिसको सोनपुर का मेला कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, देखो क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है। गंडक में जो पत्थर होते हैं ये पत्थर थोड़े बड़े बड़े गोल होते हैं, और गंडक के पत्थर जो गोल गोल है इसी पत्थर को हम लोग शालिग्राम कहते हैं। कई बार आपको अमरकंटक नहीं यहाँ पर ध्यान रखना है, मैकान है उसकी ऊंची श्रेणी हम लोग देखेंगे, अमरकंटक, सोन भी निकलवाएंगे, डिटेल होगा आज के क्लास में, चुके सब चीज आउटलाइन लगभग 80% कर दे रहे हैं। तो अब जरा दिमाग में बैठाएंगे, यहाँ गंडक में मिलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। और गंडक नदी और गंगा के संगम पर ही सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। और सोनपुर के मेला में किस भगवान की मूर्ति है, जल्दी नाम बता दो। सोनपुर मेला में किस भगवान की मूर्ति है? सोनपुर में एक मंदिर है, उस मंदिर में जल्दी से सोच के बता दो किस भगवान की मूर्ति है, जल्दी सोच के बताओ। सोनपुर में किस भगवान की मंदिर है, जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आंसर, सोनपुर में आपको ध्यान रखना है सोनपुर का मंदिर उस समय बना जिस समय सब लोग एकदम लड़ाई कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि सबसे अच्छे भगवान शंकर जी हैं, और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, जो मेन भगवान है विष्णु जी हैं, और दोनों का मिला करके वहां हरि और नाथ, हरिहर नाथ की मूर्ति। हरिहर नाथ का मतलब है वहां विष्णु और शंकर दोनों हैं, और दोनों हैं तो ये हरिहर नाथ की मंदिर आपको दिमाग में सेट रखना है, यहीं पर है। फिर हम लोग चले तो नीचे से ही एक सहायक नदी है जो फतुहा में मिल जाती है। इस नदी को पुनपुन रिवर के नाम से जानते हैं, और पुनपुन रिवर और फल्गु रिवर ये दो नदी ऐसे हैं जो पिंडदान के लिए जाने जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, गया के पास जब पहुंचेंगे तो वहां फल्गु रिवर होगा और पुनपुन पहले मिलता है, इसीलिए पिंडदान का पहला नंबर जो नदी है वो पुनपुन कहा जाता है। मतलब जो मर गए उन पितरों के दान के लिए पिंडदान होता है, और पिंडदान के लिए पहला जो नदी है वो पुनपुन है, और पुनपुन और गंगा फतुहा में एक दूसरे से मिल जाती है। ये चीज आपके दिमाग में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में फिर आ जाए,
कटिहार के पास यही बिहार का सुख कहलाने वाला नदी यही कोसी क से है और कटिहार भी क से है, यही पे आके मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिर ऑब्जेक्टिव हो गया, कोसी नदी गंगा में कहां मिलती है? तो कटिहार के पास मिल जाती है। और अब 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट चलने जा रहे हैं। ये बात अगर क्लियर हो जाएगा तो बिहार का स्टेप क्लियर हो जाएगा। और जरा एकदम बढ़िया से सुनेंगे। देखिए फिगर के अनुसार कटिहार में गंगा नदी आपको दिमाग में सेट रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझा रहे हैं वो सुनो। गंगा नदी आप देख रहे हो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, लेकिन जिस जगह पे गंगा उत्तर की ओर बहने लगती है, उत्तरायण होती है, वहां का जल गंगा का सबसे पवित्र माना जाता है। और कहा जाता है कि उत्तरायण गंगा का जल अगर सावन माह में शंकर जी पर चढ़ाओगे तो बड़ा खुश होते हैं, मान्यता के अनुसार। इसीलिए सभी लोग झारखंड में जाने के लिए यहीं पर आप देखोगे साहेब जो देखते हो हम लोग स्नान करते हैं और गंगा का जल उठा के पैदल की ओर जाते हैं। सुल्तानगंज जो नाम सुनते हो वहां पे गंगा उत्तरायण होते हैं, उत्तर की ओर होते हैं। और इसीलिए उस नदी का पानी उत्तरायण जहां पे है वो शिव जी पर जाके देवघर में चढ़ाते हैं। देखो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पटना का है और देवघर में जल चढ़ाना है तो पटना में भी गंगा है इसको ले ले। यहाँ पे नदी ये पूरब की ओर जा रही है और इसीलिए ये जल उतना पवित्र नहीं हुआ जहां सुल्तानगंज में आपको बताए उत्तरायण स्थिति में जितने पवित्र होते हैं। तो एक तो उत्तरायण की बात आपको करना है, उत्तर की ओर हुए और फिर तुरंत झारखंड में बहुत छोटे हिस्से में इन करके बंगाल में एंट्री हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहाँ कई क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, बाढ़ में भी गंगा उत्तरायण है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बाढ़ में बहुत छोटे क्षेत्र में वहां भी हल्का उत्तरायण होते हैं, बाढ़ में भी वहां भी मंदिर में लगातार श्रावण में देखोगे काफी वहां भी भीड़ रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भागलपुर से आते हैं। हम चाहेंगे 2 मिनट एकदम सब लोग बढ़िया से भागलपुर पर सुनो। भागलपुर में एशिया महादेश का पहला और भारत का एक लौता, भारत में कहीं नहीं है, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आते हैं। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, ये बिल्कुल दिमाग में आपका सेट रहना चाहिए। डॉल्फिन से 4-5 प्रश्न है और चाहते हैं पहले डॉल्फिन आपको ठीक ठाक कर ले। सुनिए ठीक से, सुनेंगे। हम समझते हैं कि जो लड़के अब ध्यान दोगे तो भागलपुर से डॉल्फिन से क्वेश्चन आपको बनना शुरू हो जाएगा। डॉल्फिन नदी में वैसे नदियों में रहते हैं जहां साफ जल हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन की संख्या का बढ़ना ये बताता है कि गंगा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है कि घट रहा है। यदि गंगा में प्रदूषण घटेंगे तो डॉल्फिन की संख्या बढ़ जाएगी, यदि गंगा में प्रदूषण बढ़ेंगे तो डॉल्फिन की संख्या घट जाएगी। डॉल्फिन हमेशा साफ जल में रहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में आया। दूसरा, डॉल्फिन मछली नहीं है, डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है जो बच्चे को जन्म देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए जरा बढ़िया से। डॉल्फिन के बारे में हमने जो बताया यहाँ पर अभी आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे आपको ठीक से समझना है। पटना में घोषणा किया गया था कि पटना में बनाएंगे, लेकिन पटना में जगह नहीं मिलने के कारण इसको भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। पटना नहीं बना। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो आप देख रहे हो वो भागलपुर में बना, प्रस्तावित पटना में था, जगह नहीं मिलने के कारण वो भागलपुर ट्रांसफर हो। तो हम लोग अब इस बात को थोड़ा सा सुनेंगे। मछली नहीं है डॉल्फिन, स्तनधारी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह नदी में 20-20 फीट तक उछल सकती है। कई बार नदी में एकदम शांत है तो आप देखोगे कि अचानक उछला और कोई चीज उछल के नीचे चला है। कई लोग इसी को सूस कहता है, सूस। तो आपको ध्यान रखना है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर में इसी के संरक्षण की बात हो रही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अब एक चीज और आपको सुनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहे हैं। ये सुन करके आपको आश्चर्य होगा, डॉल्फिन बहुत समझदार प्राणी है, इसके पास बुद्धि दिमाग है। ये हम लोग देखे, ये समझदार कितना ज्यादा है इस चीज को आप समझ सकते हो और तब अनुमान लगा लोगे। इतना समझदार है कि डॉल्फिन के आंख नहीं होते, डॉल्फिन अंधा होता है, फिर भी एक बार अगर आप बढ़िया से आपको देख लिया तो दोबारा पहचान ले। सुन लीजिए बढ़िया से, तब लगेगा कि सही तो बड़ा यूनिक बात हम सुन रहे। आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना खतरनाक बात कैसे होगी। डॉल्फिन अंधा होता है, डॉल्फिन की आंखें नहीं होती, फिर भी डॉल्फिन समझदार प्राणी में से एक है। और डॉल्फिन दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा है। एक डॉल्फिन का दिमाग और घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति इतना जबरदस्त होती है कि एक बार अगर कोई मनुष्य खिलाए पिलाए रखे तो उसके घ्राण शक्ति को कैप्चर करने के बाद वो समझ पाता है कि हाँ दोबारा वही आदमी आया। झुंड में रहना पसंद करता है, 10 सिंह को उछलते रहेगा, अपना कर्तव्य दिखाते रहेगा। और नदी में अंदर रहते हैं, गलफड़ा नहीं है, बाहर आके सांस लेते हैं, इसलिए निरंतर बाहर भी आते रहते हैं। तो डॉल्फिन से 2 क्वेश्चन को हमने अक्सर देखा है। पहला ही आंख वाला क्वेश्चन भी अक्सर पूछा है। निम्नलिखित में किसे आंख नहीं है? लड़के सोचता है कि ना इसको आंख तो जरूर हो। जी और तमाम देख रहे थे, कई मित्र हमारे भागलपुर से हैं, तो उन लोग के लिए तो और एकदम हृदय टचिंग बात हो गई। भागलपुर से और भागलपुर की बात कर रहे हैं तो ये तो और बढ़िया बात। जो बच्चे भागलपुर से नहीं भी है तो दूर से ही आपके भागलपुर का आनंद ले रहे हैं और वहां के बारे में आपको सुन रहे हैं। तो डॉल्फिन के रिसर्च के लिए एक डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भारत का इकलौता ये भागलपुर में स्थापित है और इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछता। डॉल्फिन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो था वो हमने आपको समझा। अब अंधा प्राणी को हम लोग देखते हैं, ये अपने अंधा प्राणी है तो ईश्वर के अंदर अपने आप ईश्वर इतने बढ़िया टेक्नोलॉजी विकसित की है कि जिसका आंख खराब है तो उसके दूसरे कोई अंग में ज्यादा क्षमता होती है। तुम देखना, जो व्यक्ति एक पैर से अगर लंगड़ा है तो उसके दूसरे पैर में ज्यादा ताकत होती है। जिस व्यक्ति का आंख नहीं है तो उसके दूसरे जो उसके देखने वाली क्षमता है वो ज्यादा विकसित हो जाएगी। तो डॉल्फिन में आपको ध्यान रखना है। रंजन जी और तमाम लोग को हम देखे, चलिए हम इसमें पूरे ध्यान से इस बात को हम लोग सुनेंगे।
अब इसमें प्रिंस टीवी लगता है वहीं से, चलिए बहुत अच्छी बात। अब डॉल्फिन से 2 क्वेश्चन हुआ। डॉल्फिन मछली नहीं है, स्तनधारी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। शाहनवाज जी भी देखिए वहीं से हमारे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ भागलपुर की बात आप सभी लोग समझ गए। अब थोड़ा हम लोग गंगा को आगे बढ़ाएं। झारखंड में किसी शहर से टच नहीं करता, मेन थोड़ा सा हिस्सा इन किया, और ये थोड़ा सा हिस्सा यानी सबसे छोटा हिस्सा जब सजाने के लिए आएगा तो झारखंड होगा। अब झारखंड के बाद ये जैसे ही पश्चिम बंगाल में जाता है, अब सबका ध्यान 2 मिनट एकदम हमारे साथ बोर्ड पर बन जाए। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हो। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हमसे दूर कोई बच्चे बैठे हैं, इतना मजेदार ढंग से पढ़ रहे हो कि हमें भी बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। तो चलिए अब इसमें सभी लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। झारखंड के जस्ट बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है, और यहीं पे आप सभी लोग नाम जानते हो, इस जगह का नाम है फरक्का। और फरक्का में ही गंगा नदी पर बहुत बड़ा एक बांध बांधा गया है, जिसको फरक्का बांध कहते हैं। सुनिए, कभी भी स्टेशन पर घूम रहे हो और वहां देखो फरक्का एक्सप्रेस, तो कोई व्यक्ति को समझ ही नहीं पाते कि फरक्का एक्सप्रेस क्या है। नदी का नाम है गंगा दामोदर एक्सप्रेस। तो आप समझ जाओगे कि गंगा नदी से लेकर दामोदर नदी तक है, और नदियों के कारण आप क्षेत्र समझ जाओगे कहां से कहां हमें घुमा देगा। तो अब जरा आप लोग ध्यान दें, फरक्का में नदी पर गंगा पर जो बांध बांधा गया, नीतीश जी इस पर बड़ा गुस्सा रहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। वो बार बार कहते हैं कि बांध बांधने से ये नदियों का जो स्लिट है वो निश्चित गाद जमा होते जा रहा है, और गाद के जमा होना बाढ़ का सबसे प्रमुख कारक हो रहा है। बार जाओ ठीक से सुनेंगे, एकदम आपका क्लियर होते चला जाएगा। उन्होंने कहा कि जो फरक्का में बांध है, इससे जो नदियों के द्वारा ढोए जाने वाले पदार्थ हैं, वे पदार्थ बाहर नहीं निकल रहे हैं, बांध के इधर ही रुक जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग देखें, ये सभी स्लिट जब नीचे जमा हो रहे हैं तो नदियों का तल उठ रहा है, और पानी जब आ रहा है तो आवासीय क्षेत्र में चला जा रहा है। और फरक्का बांध बाढ़ का बिहार में एक प्रमुख कारण बना हुआ है, और नीतीश जी का कहना है कि बांध हटा दीजिए, ये गंगा नदी से बिहार में बाढ़ नहीं आए। लेकिन ये बांध अभी है, और इस बांध के कारण अब इंपॉर्टेंट जरा ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया, देखिए अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ते हैं, बहुत बढ़िया, ड्यूटी अंधे होते हैं, आंख से कमजोर होते हैं, सभी पराश्रवित रंग छोड़ते हैं, चाहे वो चमगादड़ हो चाहे डॉल्फिन हो, सबके साथ वही बात होती है। तो चलिए अब हम लोग जरा सुनेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फरक्का नदी, जो यहाँ फरक्का बांध देख रहे हो, यहाँ से गंगा 2 भागों में बट जाती है। अब हम चाहते हैं सभी बच्चे का 2 मिनट एकदम जबरदस्त ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए, नो कमेंट, एकदम सुनिए बढ़िया से, और तब लगेगा कि हाँ सर एकदम मजा आ गया। ध्यान से सुनेंगे हम। तो हम लोग साहेबगंज का हिस्सा जो हम लोग देखेंगे वो झारखंड का, बस वो छोटे से लाइनिंग में केवल टच किया और निकल गए। बंगाल में हम लोग देखें, यहाँ फरक्का के पास गंगा नदी 2 भागों में बट गई, एक नीचे की ओर चल दी, और इसी नदी को हुगली रिवर के नाम से जानते हैं। बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस नदी को हुगली रिवर के नाम से जानते हैं, और हुगली का ही एक सहायक नदी झारखंड से जाता है, जिसको दामोदर कहते हैं, और इसी हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित। बात एकदम ध्यान देंगे, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हो। 2 मिनट और खाली ध्यान दे दोगे तो एकदम बेस आपका क्लियर हो जाएगा। फरक्का बांध के बाद गंगा नदी 2 भागों में मुख्य बट जाती है, एक भाग नीचे की ओर चल देती है, इसको हुगली नदी हम लोग कहते हैं, और हुगली का ही सहायक नदी झारखंड से दामोदर नदी है, जो छोटा नागपुर पठार से जाता है। जब हम बांध पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल समझाएंगे। इधर हम लोग देखें, इसी हुगली के किनारे कोलकाता स्थित है, और फिर हम लोग देखें यही अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, एकदम समझना ठीक से। इसी फरक्का से जो सीधे जाता है, ये छोटा हिस्सा इसका बंगाल में है, और तुरंत बांग्लादेश में इन कर जाएगा, यहां से देश बदल जाएगा। और आपको दिमाग में सेट करना है, यहाँ पे फरक्का बांध ही नाम है बाबू, फरक्का में कौन बांध नहीं, फरक्का बांध ही नाम है उसका, गंगा नदी पर स्थित है फरक्का बांध। अब हम लोग जरा सुने, फरक्का से जैसे ही नदी इधर की ओर चली, जो बांग्लादेश में जाती है, इसी नदी को भागीरथी कहते हैं। ये फिर से भागीरथी हो गया, चला था तो वहां भी भागीरथी, और जब फरक्का से बटा तो यहां भी भागीरथी, और इसी भागीरथी के किनारे पलासी स्थित है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शुरुआत किया और आपको बताया थे कि फिर घबराना नहीं, लास्ट आते आते आपको कंसेप्ट आ जाएगा कि सर एकदम क्लियर हो गया, गंगा का ही नाम शुरुआत में ही भागीरथी है, और लास्ट में भी बंगाल में इसका नाम फिर भागीरथी है। और अब इंपॉर्टेंट चीज फिर सुने, जैसे ही ये भागीरथी बांग्लादेश में इन करेगी, इसी का नाम पद्मा हो जाएगा। ये पद्मा है, यानी पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। और फिर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में इन करती है, इसको जमुना कहते हैं, यमुना नहीं जमुना कहते हैं। और जमुना और पद्मा ये जैसे ही मिलता है, इसको मेघना कहते हैं। और यही है गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा, जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। इस सुंदरवन का डेल्टा, सुंदर नाम वन क्यों नाम पड़ा, ये चीज अभी हम समझाएंगे, और इसके बाद आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा।
तो चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दें। आपको लाइक 2100 देख रहे हैं, हम तो लाइक अभी देख भी नहीं रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सब लोग पढ़ रहे हैं। और गंगा नदी अब जब हम छोटा करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आज तो जबरदस्त गंगा हम लोग प्रवाहित किए जी। एकदम देख लीजिए गंगा को आज हम लोग कितना दूर से लेके चले, उत्तराखंड, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे फिर बिहार, थोड़ा सा फिर झारखंड और फिर इसके बाद बंगाल, तब इन कराए बांग्लादेश। और बांग्लादेश में हम लोग देखे कहां कहां क्या स्थित हो गए। तो चलिए अब इसमें सभी लोग को गंगा का जो स्टेप बेसिक था ये कंप्लीट हो। अब गंगा की सहायक इसमें मुख्य रूप से ध्यान देना। तीस्ता नदी के बारे में पूछ रहे हैं। तीस्ता है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र जब पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र में जाएगा, गंगा में नहीं। तीस्ता सिक्किम में चलेगा और ब्रह्मपुत्र जब समझाएंगे वहां पे तीस्ता रिवर आपका आएगा। तो अभी इसमें अब सुन लो बढ़िया से जो इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक हम जो बनाएंगे मुख्य रूप से आपका नोट्स विद्या एजुकेशन ग्रुप में ही मुख्य रूप से वो मिलेगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो इधर का क्लासेस है निःशुल्क है, वहां से आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। प्ले स्टोर से विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप को डाउनलोड करोगे, उसी में ये वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। यूट्यूब पर ये प्राइवेट हो जाएगा, नहीं रहेगा। जो बच्चे देखना चाह रहे हो, लेट आए हो, छूट गया है, वो ऐप में अपना देख लोगे, वहां से तुम फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो विद्या एजुकेशन ग्रुप। इसमें अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होगी, नहीं देख पा रहे हो, तो वो लोग आपको टेक्निकल नंबर हमने दिया है, उन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो 7023158839। इस पे कोई भी समस्या हो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, आप व्हाट्सएप करोगे 2 3 4 5 घंटे में आपको जवाब मिल जाएंगे, लेकिन मिलेगा नहीं सिर्फ। बाकी कोई बात करनी हो, इस पर बात संभव नहीं होगा, बात करनी हो 7004238065, इस पर भी तकनीकी सहायता आप ले सकते हो। तो ये तकनीकी सहायता आप ले लोगे, आपके लिए असाइनमेंट गंगा का हम बना देंगे। अगले दिन गंगा रिवर्स को थोड़ा देर पढ़ाना है और सिंधु नदी तंत्र जबरदस्त चले। अगले क्लास में मजा आएगा, कहोगे सर सिंधु नदी तंत्र इतना जबरदस्त पढ़े, ये चीज तो हमें एकदम एक क्वेश्चन सिंधु नदी से हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए आपका इतना बढ़िया सहयोग मिला, लगभग 2200 बच्चे हमने देखा लाइव क्लास को किए और आप लोग इतना आनंददायक क्लास रहा, आपको क्लास बढ़िया लगा तो एक एक अंगूठा दे दीजिए, एक एक लाइक का बटन दबा दीजिए और तब मजा आएगा। कोचिंग कहाँ है बाबू? पटना में बाजार समिति में हम लोग का कोचिंग है, लेकिन अभी बाजार समिति में ही तमाम जो भी कॉम्पिटिटिव बैच होते हैं वहां चलते हैं और इसमें वहां ऑफलाइन में खुद रहता हूं। लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ यही मान के चलिए आपका घर हमारा कोचिंग हॉल है और ये हमारा घर, ये हमारा बोर्ड का डिस्प्ले है। जितना दूर रहे हम लोग पहुंच जाएंगे। सुंदरी दीक्षित के कारण सुंदरबन नाम पड़ा, देखिए बहुत अच्छा आंसर दे रहा है। 5 क्वेश्चन के साथ अगले दिन हम शुरू हो गए, मजा आ जाए। तो चलिए एक अंगूठा तेजी में एकदम नॉनस्टॉप रहना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि पलक छपकते अंगूठा गायब होते जा रहा है, तब होगा कि क्लास आपने आज समझा है। बहुत बढ़िया, पलक छपकते अंगूठा गायब होना चाहिए, पलक छपकते गायब होना चाहिए, वाह जबरदस्त। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास कल हम लोग इससे आगे चलेंगे और कल के क्लास में इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ करेंगे और सिंधु नदी तंत्र चलेंगे। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद सबका।